हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज की इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 27 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इसके पहले डेज के जो क्वेश्चंस थे उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे डिस्कशन को अपलोड किया गया है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आज हमारा मेन टॉपिक है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। द टॉपिक सेज स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कमीशंस, जिसमें पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, सेकंड इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इनके बेस पर आपको दो क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। The first question says, how effectively does the National Commission for Scheduled Caste justify its social justice mandate in protecting the rights of scheduled caste? Don't you think delay in filing the vacancy of post of chairman and vice chairperson for months spread mistrust of its constitutional nature? Discuss. ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क का क्वेश्चन है। ऑलराइट, देखिए, जब इस क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो एनसीएससी के बारे में पूछ रहा है, राइट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है कि देखो, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है उनको जो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने का जो मैंडेट प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मतलब हमारे भारतीय संविधान ने जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को कुछ फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू उनको सोशल जस्टिस प्रमोट करना है, सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। तो पहली चीज तो बोल रहा है कि क्या ये इफेक्टिवली अपने उस रोल को निभा पा रहा है, क्या ये उस पर्टिकुलर चीज को प्रॉपरली संभाल पा रहा है। पहली चीज तो हमें इस चीज को संभालनी है, राइट, इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। और क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये बोलता है कि जो एनसीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, उसमें जो चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन है, इनका जो पोजीशन है ना, वो कितने ही महीनों से फिल नहीं हुए थे, वो उनको फिल करने में काफी ज्यादा डिले हो गया था। तो इनकी इस वैकेंसी को फिल करने में जो डिले हुआ है, क्या उसके कारण इनके कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्या इसकी वैलिडेशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्या इस चीज के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, राइट। तो इन दोनों ही पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हमें इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर समझना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो आई होप आप क्वेश्चन का मेन फंडा समझ गए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हमारा अप्रोच पार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि हमने पिछले दिनों में डिस्कस किए हैं, इंट्रोडक्शन में हमेशा बिगर पिक्चर को इंक्लूड करना है। तो यहां पर बिगर पिक्चर क्या है? एनसीएससी, राइट। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दिस इज द बिगर पिक्चर इन दिस क्वेश्चन। तो आपको एनसीएससी को सबसे पहले जो डिफाइन करना है, आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर इस पर्टिकुलर बॉडी का जिक्र किया गया है, मतलब ये हमारे भारतीय संविधान का पार्ट है। इसका मेन एम क्या है? एम या फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि जो एससी है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना, उनके इंटरेस्ट के लिए। देखो, आप जानते हैं कि जो हमारा कल्चर है, हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है, वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। उसमें से ही बहुत सारे जो डिफरेंट कास्ट है जिनको हिस्टोरिकली हिस्टोरिकल सेक्शन में उनको बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स नहीं मिले थे। मतलब अगर आप हमारी हिस्ट्री को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे, हमारे समाज के ऐसे वर्ग थे जो कि पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिले थे, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। सो हमारे भारतीय संविधान ने क्या किया 1950 के बाद, ऐसे वर्गों को, ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एक एससी का उनको एक वो दे दिया, उनको मतलब एक एससी के कैटेगरी में डाल दिया, ताकि ये बोला गया कि जो जो एससी की कैटेगरी के अंदर है, इसको मतलब है कि उनके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है और अभी हमें उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ताकि उन्हें प्रॉपर राइट्स मिल सके, ठीक है। इन्हीं जो एससी का जो क्लास है ना, यही जो एससी का जो कास्ट का जो मतलब बॉडी है, इसी एससी को बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए एक न्यू बॉडी बनाई गई जिसका नेम था एनसीएससी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी थी कि बहुत सारे जो ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे जिनके साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती थी। सिंपल शब्दों में अगर हम समझे कि उनके साथ बहुत सारे राइट्स के इन्फ्रिंजेस होते थे, राइट्स उनको प्रॉपर्ली नहीं मिलती थी, जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती थी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसके ऊपर प्रॉपर्ली इंक्वायरी करने के लिए, और इंक्वायरी करने के बाद इनको इंटर राइट्स दिलाने के लिए, इन सब के लिए जिस बॉडी को फॉर्म किया गया था, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि एनसीएससी, ठीक है। सो ओवरऑल एनसीएससी का मेन काम क्या है? एससी के डेवलपमेंट के लिए काम करना, एससी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको बचाने के लिए काम करना, और साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए काम करना।
सो आई होप आप समझ गए। सबसे पहले तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर बॉडी को डिफाइन करेंगे, आप बताएंगे कि आफ्टर ऑल इस बॉडी का काम क्या है और किस तरीके से जो एनसीएससी एज ए बॉडी है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब देखो जब बॉडी के अंदर आप आएंगे तो आप यहां पर कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसे हमें यहां पर मतलब आंसर करना है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको याद है, क्वेश्चन का पहला पार्ट बोलता है कि जो भी उनको सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो मैंडेट दिया गया है क्या वो उसको प्रॉपर्ली निभा पा रहे हैं या फिर नहीं निभा पा रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चन है ना। जो क्वेश्चन क्या बोलता है, होप आपको याद होगा कि किस तरीके से एनसीएससी ने सोशल जस्टिस का मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया है। तो पहले हमें ये प्रूव करना है। पर देखो, सोशल जस्टिस के मैंडेट को किस तरीके से प्रूव किया है ये बताने से पहले सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनको सोशल जस्टिस का मैंडेट प्रोवाइड किया गया है, मतलब उनको ये काम दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे कि आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर उनको सोशल जो अपलिफ्टमेंट है उनका काम दिया गया है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट इज आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 जो हमारे भारतीय संविधान का, वो एनसीएससी के बारे में बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करता है, जो कि बात करता है कि किसी भी तरीके के अगर उनके राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी करना, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना और उस राइट्स को रिस्टोर करना, ये सारा का सारा काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का। ये सब चीजें आर्टिकल 338 के अंदर लिखी गई हैं। 338 के अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, फंक्शंस बताए गए हैं कि आफ्टर ऑल क्या क्या फंक्शंस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के होंगे। तो देखो, सबसे पहले फंक्शन समझो। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा काम जब भी किसी शेड्यूल्ड कास्ट के पर्सन के अगेंस्ट में कोई वायलेशन होता है, राइट्स का वायलेशन होता है, उनको कोई प्रॉपर राइट्स नहीं मिलती है, तो उसके अगेंस्ट में प्रॉपरली मॉनिटर करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब चीजों का राइट्स किसको प्रोवाइड किया गया है, इट हैज बीन प्रोवाइडेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पहली चीज तो ठीक है। सेकंड चीज तो देखो, अगर शेड्यूल्ड कास्ट के किसी पर्सन के अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने भी अगर मतलब किसी भी तरीके का कोई एक्शन लिया है, देखो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन के द्वारा अगर किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट के पर्सन को या फिर कम्युनिटी को कोई भी घाटा हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी मॉनिटरिंग और इंक्वायरी का जो पावर है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास ही है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। थर्ड चीज, अब देखो मान लेते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो तो काफी अच्छा है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो ठीक है, बट और भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो क्या क्या और एक्शंस लिए जा सकते हैं, उनके एडवाइस देने का जो पावर है, एडवाइस देने का जो काम है, वो भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया है कि जो एडवाइसेस है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से मैं जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसको अपलिफ्ट कर सकता हूं और कैसे उनके बेटरमेंट के लिए काम कर सकता हूं, ये सारा का सारा जो एडवाइस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, ये काम कौन करेगा, ये भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ही करते हैं। ठीक है, और ये एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए देखो क्या है, ये एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए साथ ही साथ पूरे एक साल के अंदर एससी के डेवलपमेंट के लिए, एससी को अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या काम हुए हैं उन सब के ऊपर एक रिपोर्ट बनाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, ऑन ईयरली बेसिस, मतलब हर साल एक रिपोर्ट बनाना होता है एनसीएससी को, और वो जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना होता है, और प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के टेबल पे डालते हैं। ठीक है, फिर पार्लियामेंट इस पर डिस्कस करती है और जो भी काम वगैरह करने होते हैं, जो भी एनसीएससी के मतलब जो भी सजेशंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, उनके ऊपर विचार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया है। जैसे कि देखिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि जो एससी कम्युनिटी है उनको अपलिफ्ट करने के लिए किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, उन सब चीजों के ऊपर जो सजेशंस है, जो रिकमेंडेशंस है, वो कौन देता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ही देता है। आई होप आप समझ गए। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जब हम फंक्शंस बता रहे हैं एनसीएससी की, सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एड्रेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ने क्या बोला था, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि जो एनसीएससी है हमारा, उसको कुछ सोशल अपलिफ्टमेंट का मैंडेट दिया गया है ना, सोशल अपलिफ्टमेंट का मैंडेट दिया गया है, और क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम कर रहा है, क्या वो अपने रोल को सही से निभा पा रहा है। तो आई होप आप समझ गए कि उस रोल सही से निभा पा रहा है फिर नहीं निभा पा रहा है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आफ्टर ऑल रोल क्या था, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि देखो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उसको सॉल्व आउट करने के लिए एनसीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आई होप दिस मच इज डन। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के मेन एजेंडा पे आते हैं कि क्या जो हमारा एनसीएससी है वो अपने रोल को सही से निभा पा रहा है। तो देखिए, हम सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं कि एनसीएससी के जो भी फंक्शंस हैं वो एक मिक्स्ड बैग रहे हैं, मतलब कि
बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी भी की है, बट बहुत सारी जगहों पर अभी शॉर्टकमिंग्स काफी ज्यादा है। पहली चीज तो देखिए, अगर आप SC ST ट्राइबल दलित कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटीज है सबको देखेंगे, तो आप ये पाओगे कि जो स्केड्यूल्ड कास्ट है उनके अगेंस्ट में सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम्स जो है, मतलब देखो जितने भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वल्नरेबल सेक्शन में अगर आप बात करेंगे तो SC को माना जाता है, ST को माना जाता है, दलित को माना जाता है, राइट। और भी आप ले लीजिए बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, उन सब में सबसे ज्यादा जो जो क्राइम्स होते हैं वो SC के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि इतनी ज्यादा क्राइम के होने के बावजूद अभी तक जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पाई है। माना जाता है कि मोर देन 89% ऑफ द क्राइम जो कि वल्नरेबल सेक्शन के अगेंस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ SC के अगेंस्ट टारगेटेड होता है। ठीक है, पहली चीज तो। सेकेंड चीज देखिए, NC SC का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी रिकमेंडेशंस ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यहां तक कि जो प्रेसिडेंशियल ईयरली रिपोर्ट में देते हैं, उन सब के ऊपर कोई फॉलोअप नहीं होता है, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, एक्शन नहीं लेने के कारण उन पर्टिकुलर सजेशंस को कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है, और इंप्लीमेंट नहीं करने के कारण जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो ये। थर्ड चीज देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ दो क्राइम्स हो रहे हैं वल्नरेबल सेक्शन के में, वो SC के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो SC के अगेंस्ट होने के कारण क्या हो रहा है, NC SC का जो पूरा का पूरा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ SC कम्युनिटी को बचाने में है। तो उसके कारण जो बाकी सिमिलर कम्युनिटीज है, जैसे कि दलित कम्युनिटी, इनके ऊपर से कहीं ना कहीं जो नजर है वो हट जाती है। उसके कारण प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, अटेंशन डेफिसिट हो रहा है दलित कम्युनिटी को। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बचाने के लिए आप यहां पर सेकंड कम्युनिटी को काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे हो। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये वाली कम्युनिटी अब काइंड ऑफ मतलब बुरे वाले सेक्शन में जा रही है। मतलब इनके अगेंस्ट अब क्राइम्स हो रहे हैं, इनके अगेंस्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट। इनको जो दलित है उनको उनके राइट्स के बारे में प्रॉपर्ली नहीं पता है, किस तरीके से आफ्टर ऑल हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें नहीं पता है, राइट। फोर्थ प्रॉब्लम NC SC का आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये ले सकते हैं, तो कि देखो कमीशन के पास ना एक सुओमोटो राइट होता है, सुओमोटो राइट। सुओमोटो का पहले मतलब समझते हैं। सुओमोटो का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि जो NC SC है, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर जो भी केस है उसकी इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है, तो वो इंक्वायरी किस तरीके से कर सकता है, तो इंक्वायरी करने के इसके पास दो तरीके होते हैं, मतलब इंक्वायरी इनिशिएट करने के इसके पास दो तरीके होते हैं। या तो कोई पर्सन कंप्लेंट करेगा, ठीक है, कोई पर्सन कंप्लेंट करेगा, तब वो NC SC के पास जाएगा और NC SC उस पर्टिकुलर चीज को मतलब ऑब्वियसली इंक्वायरी कर सकता है। या फिर NC SC के पास एक और पावर ये है कि वो इस चीज को सुओ मोटो ले सकती है। सुओ मोटो का मतलब है कि बिना किसी कंप्लेन के ही, बिना किसी के कंप्लेन फाइल किए, मतलब बिना किसी और के द्वारा कंप्लेन फाइल किए गए, वो खुद ही जो NC SC है एज अ बॉडी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कंप्लेन को उठा सकती है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी अगर एक्शंस वगैरह हुए हैं किसी तरीके का, अगर इन्हें लगता है कि SC के अगेंस्ट कोई राइट्स वायलेशन हुआ है, तो वो डायरेक्टली उसके अगेंस्ट में काम कर सकती है। मतलब इसको कंप्लेन का वेट करने का जरूरत नहीं है। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखो ये होता है सुओ मोटो राइट। लेकिन ओवर द टाइम हमने ये देखा है कि जो NC SC है उन्होंने सुओ मोटो काम ही बहुत कम किया है। मतलब कि वो तभी काम करते हैं जब उनके पास कंप्लेन आता है। अगर कंप्लेन नहीं आता तो ये लोग काम ही नहीं करते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर कोई कंप्लेन आ भी जाता है तो उसके अलावा देखा गया है कि बहुत ज्यादा डिले होता है उसके एग्जीक्यूशन के अंदर। मतलब कि एक बार कंप्लेन आ गया तो उनको फिर जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने चाहिए, जल्दी जल्दी एक्शंस लेने चाहिए। बट यहां पर NC SC के केस में देखा गया है कि उस पर्टिकुलर चीज को काम करने में भी काफी ज्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर्ली वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग को, अपने एक्शंस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो भी गवर्नमेंट का पोजीशन होता है ना, जो गवर्नमेंट का पोजीशन होता है, भले सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसी चीज को सच मान लेती है NC SC। ठीक है, देखो NC SC का काम क्या है, NC SC का काम यह है कि अगर गवर्नमेंट भी SC के अगेंस्ट अगर कोई भी स्टेप लेती है तो उसके अगेंस्ट भी काम करना NC SC का काम है। लेकिन यहाँ पर NC SC क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट को प्रो कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना यहाँ पर NC SC का काम है ही नहीं। NC SC का काम है SC ST मतलब SC को सपोर्ट करना, जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको सपोर्ट करना, किस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं उस चीज के ऊपर काम करना, ना कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा इमर्ज हो रही है। और जो बहुत सारे जो एक्शंस थे जो कि NC SC को लेने थे, वो एक्शंस वो लोग प्रॉपर्ली ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो NC SC अपना ईयरली रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो जो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो लोग, उस रिपोर्ट का मेन एम ये होता है कि वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास गए हैं और वो एक साल का रिपोर्ट होता है। लेकिन यहां पर ऐसा देखा गया है कि एक रिपोर्ट के सबमिट करने के बावजूद वो पर्टिकुलर रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास 2 से 3 साल तक पहुंच नहीं पाता है। मतलब प्रेसिडेंट के पास ही वो रिपोर्ट रह जाता है, और जब पार्लियामेंट के पास पहुंचता भी है तो पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता है, उसके ऊपर कोई भी इंप्लीमेंटेशन वाला काम नहीं करता है। तो वंस अगेन जो भी रिपोर्ट है उसकी कोई मतलब नहीं रह जाती है।
बिकॉज कुछ भी करके आप रिपोर्ट प्रोवाइड करो, कोई भी सजेशंस उसके अंदर प्रोवाइड करो, कोई भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करो, बट एंड रिजल्ट जो है वो अभी भी जीरो है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल जो प्रॉब्लम्स है एनसीएससी के अंदर वो कितनी बड़ी हो गई। जो भी फंक्शंस उनको दिए गए थे, जो भी रूल्स उनको दिए गए थे निभाने को, वो रूल्स के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो कुछ भी बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, वो लोग बहुत चीजें सही कर रहे हैं, बट जो गलतियां हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन के पहले पार्ट को एड्रेस करना था। आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब देखो, अब हम जाते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो था, इट वाज रिगार्डिंग डिले इन फिलिंग द वैकेंसीज ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, राइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन है, उनकी जो पोजीशंस हैं उनको कुछ महीनों से फिल नहीं किया गया था। तो क्या वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लॉन्गर टर्म में? क्या वो इस इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर सकता है? क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिक्रीज कर सकता है? अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। बट देखो, इस चीज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आफ्टर ऑल एनसीएससी का जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, मतलब मेंबर्स को किस तरीके से कॉम्पोजिशन होता है। सबसे पहले आप ये बताइए दैट देयर इज वन चेयरपर्सन, ठीक है, वन चेयरपर्सन, देन देयर इज अ वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके का कॉम्पोजिशन होता है, मतलब 1+1+3 का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अंडर हिज ओन सील। तो ऑब्वियसली अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर आगे जाकर उसको अपॉइंट करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ एक्चुअली महीनों से ये देखा गया है कि जो एनसीएससी के जो वाइस चेयरमैन और जो चेयरपर्सन की जो सीट है वो वेकेंट है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, मई 2020 से लेकर के फेब 2021 तक ऑलमोस्ट 7 से 8 महीनों तक के लिए ये दोनों सीट्स, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की, पूरी तरीके से वेकेंट थी। ठीक है, सीट के वेकेंट होने के कारण क्या होता है? नंबर ऑफ पेंडेंसी जो थी, नंबर ऑफ पेंडेंसी वो इंक्रीज हो गई। जो इफेक्टिवनेस थी इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा कम हो गई। ठीक है, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करना चाहिए था, वो सब चीजें नहीं कर पाए। सिंपल शब्दों में समझो, टोटल 5 मेंबर की बॉडी है, 5 में से 2 मेंबर है ही नहीं, तो सिर्फ 3 लोगों के बीच के ऊपर पूरा का पूरा जिम्मेदारी आती है। और इन 3 मेंबर्स में से एक के पास भी चेयरमैन वाली पावर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये इंस्टीट्यूशन लीडरलेस हो जाता है, उस टाइम में लीडरलेस हो जाता है। और लीडरलेस होने के कारण इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं रहता है, एक प्रॉपर सुपरिंटेंडेंस नहीं रहता है, ऑब्वियसली किसी कंट्रोल नहीं रहता है। इन सब चीजों के कारण क्या होता है, जो एनसीएससी एक बॉडी की तरह है वो इफेक्टिव नहीं होती है और इनइफेक्टिव बॉडी की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसके कारण जो एससी के ग्रीवांसेस को सॉल्व आउट करने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था, वो जो मेन काम है, जो मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर बॉडी का, उसको वो सही से निभा नहीं पाती है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो एड्रेस करना था, आपको बताना था कि जो भी पेंडेंसी होती है उसके कारण इंस्टीट्यूशन की जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। इसका आप एक सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं? आप सॉल्यूशन ये दे सकते हैं कि जो भी एनसीएससी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जो कंपोजिशन होता है, जिस तरीके से उनको अपलिफ्ट किया जाता है, जिस तरीके से उनको एक्चुअली बनाया जाता है, उस चीज को और ज्यादा स्विफ्ट बनाना चाहिए और ज्यादा इजी टू गो बनाना चाहिए, ताकि ऐसी बॉडीज में जो कि हमारे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में काम करने वाले हैं। देखो, एनसीएससी का मेन काम क्या है? एससीज को अपलिफ्ट करना, यानी कि सोसाइटी के एक वल्नरेबल सेक्शन को अपलिफ्ट करना। तो इस सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए जो भी काम वगैरह करने हैं, उस बॉडी के लिए, उस बॉडी को प्रॉपर्ली बनाने के लिए कभी भी डिसीजंस डिलेड नहीं होने चाहिए, हमेशा डिसीजंस प्रोएक्टिवली लेने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को का जो सेकंड पार्ट है उसको बता सकते थे। अब देखिए, अब हमें इस आंसर को एंड करना है, कंक्लूड करना है। कंक्लूड करने के लिए आप यहां पर ये बता सकते हैं, आप यहां पर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनसीएससी का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वो लोग दलित के ऊपर काम नहीं कर पाए। आपको याद होगा, ऊपर हमने देखा था कि एससी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिया है कि कहीं ना कहीं दलित का जो प्रॉब्लम्स है वो ओवरलुक होना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि जो कमीशन है उसको लगातार ही एक अपने जो भी गोल्स हैं, उनके जो भी उनके एम्स हैं, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, उनको लगातार ही कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना चाहिए, उनको लगातार ही चेंज करते रहना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़कर अपनी डिफरेंट चीजों को संभाल सकें, अपने जो भी उनके रूल्स उनको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उनको संभाल सकें। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप इस चीज को समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, जो आज हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है, इंडिया इज प्राउडली अ मेजर ट्राइबल लैंड, बट इट्स पॉलिटी इज मोस्टली अनट्राइबल, especially when we see the loopholes and ineffectiveness of working of a constitutional body like NCST, National Commission for Scheduled Tribes, in upholding the legal tribal rights. Critically analyze. Also mention the various steps taken by Commission in doing justice with the mandate in last decade. ठीक है, 15 मार्क का क्वेश्चन है जिसको हमें 250 वर्ड के अंदर लिखना था। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है
कि इंडिया जो है एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल लैंड है। इसका मतलब क्या है, अगर आप अभी भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर कुछ न कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन प्रेजेंट है। मतलब कि भारत के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारे पॉपुलेशन का पार्ट है। ट्राइबल्स जो है हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी पॉलिटी है, मतलब जो भी हमारे लॉज हैं, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब काफी हद तक अनट्राइबल्स हैं। मतलब हम ट्राइबल्स के बेनिफिट के लिए बहुत कम काम कर रहे हैं। स्पेशली तब जब हम देखते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी नाम की जो एक बॉडी बनाई जाती है, उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे वीकनेस हैं, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये सब चीजें देखकर हमें ये पता चलता है कि जो हम लोग डिस्पाइट बीइंग अ ट्राइबल लैंड, हम लोग अनट्राइबल लॉज को फॉलो कर रहे हैं, हम ट्राइबल्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को पहले हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। एंड सेकंड चीज हमें ये बताना है कि जो एनसीएसटी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, वो आफ्टर ऑल कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स ले रहा है, ताकि जो भी उसको मैंडेट मिला है, मैंडेट का मतलब होता है जो भी उसको रोल्स मिले हैं, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर्ली निभाने के लिए पिछले डेकेड में मतलब पिछले 10 सालों में उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या एक्शंस लिए हैं, इस चीजों को हमें अपने आंसर के अंदर शो करना है। सो आई होप आप सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन समझ गए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आना है। इंट्रोडक्शन में बिगर पिक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो इंट्रोडक्शन में वंस अगेन आप एनसीएसटी को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनसीएसटी के बारे में बता सकते हैं। बट आप क्या करो, देखो एनसीएसटी को बताने से पहले व्हाट यू कैन डू इज आप यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं। बिकॉज इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन का टोन सेट हो जाएगा। अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, सो 2011 सेंसस के अनुसार, ठीक है, राइट नाउ भील ट्राइब जो है वो इंडिया का सबसे पहले तो लार्जेस्ट ट्राइब है, और मोर देन 640 ट्राइब्स जो है भारत के अंदर, 640 विलेजेस जो है इंडिया के अंदर, वो ट्राइबल विलेजेस हैं। ठीक है, सो पहली चीज तो आप ये समझ गए। साथ ही साथ आप ये देखिए कि 600 से ज्यादा डिस्टिंक्ट ट्राइब्स जो हैं वो हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये शो करता है कि ट्राइबल जो पॉपुलेशन है भारत के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही डाइवर्स है। पहली चीज तो ये, आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखिए, जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर लाने के लिए, उनको लिंक करने के लिए, और साथ ही साथ जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनके बराबर तक राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको रोल्स प्रोवाइड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दैट वाज कॉल्ड एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था। अब देखिए, समझते हैं कि इस बॉडी को बनाया कब गया था। इससे पहले आपको याद होगा हमने बात की नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। एनसीएससी जो है वो आर्टिकल 338 के अंदर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। बट जो एनसीएसटी था वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग नहीं था। पहले क्या था, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट दोनों को संभालने के लिए एक सिंगल ही बॉडी थी जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, मतलब शेड्यूल कास्ट। एनसीएससी जो थी वो एससी को भी संभालता था और एसटी को भी संभालता था। बट क्या होता है, 2003 के अंदर देयर केम 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, एससी को एसटी के साथ डिफरेंट कर दिया गया पहले चीज तो, और एक न्यू आर्टिकल को यहां पर इंसर्ट किया जाता है, आर्टिकल 338A। ठीक है, आर्टिकल 338A, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था इसके अंदर स्पेशली और एक्सक्लूसिवली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने के बारे में बात किया गया। देखिए होता क्या था, होता ये था कि 2003 से पहले जब एक ही सिंगल बॉडी के अंदर जो एनसीएससी था, इसी के अंदर एससी का भी काम करना था और एसटी के लिए भी काम करना था। मतलब इसी बॉडी को एससी के अपलिफ्टमेंट के लिए और एसटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, दोनों के लिए काम करना था। सो बहुत सेक्शंस में ऐसा देखा जा रहा था कि एससी के लिए तब भी काम हो जा रहा था, बट एसटीज का जो काम था वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जा रहा था, वो कहीं ना कहीं रुक जा रहा था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इस चीज को ये डिसीजन लिया कि 2003 में इस चीज को चेंज कर दिया गया, यानी कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एसटीज के लिए एक अलग से डिफरेंट बॉडी को बना दिया गया। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए, जिसमें एक्सक्लूसिवली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही काम किया जाएगा। नाउ अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली फंक्शंस क्या है एनसीएसटी के। आफ्टर ऑल क्या फंक्शंस है, किस चीज के लिए लोग काम करते हैं। तो फंक्शंस देखो, पहली चीज तो एसटीज के जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। सेकंड चीज, एसटी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का एट्रोसिटीज होती हैं, उस एट्रोसिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर इनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग काम करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि एनसीएसटी का मेन काम ये है एसटी पॉपुलेशन की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को बचा के रखना, किसी भी तरीके का राइट्स का वायलेशन हो तो उसको सॉल्व आउट करना, ये उनका सबसे बड़ा काम है। सेकंड चीज बोलता है कि देखिए जो भी एसटी है ना, जो भी एसटी पॉपुलेशन है, उनको डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए अभी हमें, किस तरीके से उनको डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या काम उनके बेनिफिट के लिए किया जा सकता है, किस तरीके से प्लानिंग करके हम एसटी पॉपुलेशन को और ज्यादा सोसाइटी के अंदर मर्ज कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। इन सब के ऊपर जो एडवाइस देना होता है वो एडवाइस कौन देगा,
एनसीएसटी देगा। किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जिसको भी वो पर्टिकुलर एडवाइस चाहिए उसको एडवाइस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दो चीज तो ये हमने सेकंड फंक्शन देखा। थर्ड फंक्शन देखिए इसमें क्या है। जस्ट लाइक एनसीएसटी को भी क्या होता है, एक एनुअल रिपोर्ट बनाना होता है। एनुअल रिपोर्ट बनाना होता है और इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखकर देना होता है कि पिछले एक साल के अंदर एसटी के डेवलपमेंट के लिए, एसटी के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं कि जिसके द्वारा एसटी के अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज हो रही थी उसको डिक्लाइन किया गया है। इसके ऊपर एक एनुअल रिपोर्ट देना होता है जो कि एनसीएसटी देता है। किसको देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। और कब कब देता है? ईयरली बेसिस पे देता है। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शंस जो हमें डिस्कस करना था। तो आई होप आप समझ गए कि हमने किस तरीके से फंक्शन को समझ लिया कि आफ्टर ऑल जो भी फंक्शंस वगैरह हैं, जो भी एनसीएसटी के फंक्शंस हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली लूप होल्स क्या क्या है। लूप होल्स का सिंपल शब्दों में समझे तो एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पर एनसीएसटी सही से काम नहीं कर पाया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं कि अगर आप एनसीआरबी को देखोगे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो को देखोगे, तो एनसीआरबी ने हर साल क्या करता है, डेटा निकालता है और अलग अलग सेक्शन वाइज डेटा निकालता है कि आफ्टर ऑल किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम्स ज्यादा है। तो ये देखा गया है कि जो एससी और एसटी हैं, ये दो ऐसे हमारी क्लास हैं, ऐसे हमारे पार्ट है हमारी सोसाइटी के जिनके अगेंस्ट क्राइम जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है। और जैसा हमने एनसीएससी में देखा कि एससी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा क्राइम होता है और सेकंड नंबर पे एसटी के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं। तो ना ही एससी का जो क्राइम है वो रुक रहा है, ना ही एससी के अगेंस्ट जो क्राइम है वो रुक रहा है, ना ही एसटी के अगेंस्ट जो क्राइम है वो रुक रहा है। तो पहली चीज तो ये कि लगातार क्राइम के जो इंसिडेंसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज ये है कि अगर आप एसटी को देखोगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। तो ट्राइब्स लोग कहाँ रहते हैं? मोस्टली वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। अब जब फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनके जो लैंड है, उनका जो ऑक्यूपेशन है, वो सब का सब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये सब चीजें फॉरेस्ट से रिलेटेड है और इंडियन गवर्नमेंट अगर फॉरेस्ट को बचाने के लिए जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाएगी, ठीक है, फिर अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करेगी, तो इन सब के तहत क्या होता है, इन सब के तहत इनका जो लैंड है, ऑक्यूपेशन है, सब छिन जाता है। ठीक है, और छिनने के कारण जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको सॉल्व करने के लिए मेन काम एससी एसटी को दिया गया है। लेकिन द पॉइंट इज, ओवर द टाइम कितने ही हजारों ट्राइबल्स का लैंड जो है वो छिन गया है, उनकी ऑक्यूपेशन छिन गई है, बट इसके बावजूद एनसीएसटी कोई भी इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाया है, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाया। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर जब ट्राइबल लोगों का लैंड छीन लिया जाता है, उनकी जॉब छीन ली जाती है, तो उसको रोकने के लिए किसी भी तरीके का कोई इफेक्टिव डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। यहां तक ये भी देखा गया है कि कुछ दिनों पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अराउंड 1 मिलियन लोगों को एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट से बाहर निकालने को बोला था बिकॉज उस एरिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन हो रहा था, उसके अगेंस्ट भी एनसीएसटी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया, कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। तो ये भी बहुत बड़ा लूप होल था एक। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देना है, आप यहाँ पर उड़ीसा का एग्जांपल दे सकते हैं। उड़ीसा में एक डोंगरिया कौंड ग्रुप है, डोंगरिया कौंड ग्रुप है, एक टाइप का एसटी है, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का ग्रुप है। इस पर्टिकुलर ग्रुप में देखो, जहां पर ये रह रहे थे ना, जिस फॉरेस्ट के जिस पार्ट में रह रहे थे, उसी फॉरेस्ट के पार्ट से एक वेदांत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, वेदांत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इन सारे के सारे लोग को, डोंगरिया कौंड ग्रुप के जितने भी एसटी कम्युनिटी थी, इन सबको उनके जमीन से निकाल दिया गया। और उस जमीन से निकालने के कारण ये लोग बेघर हो गए। ठीक है, इनके पास कोई जॉब नहीं बचा। तो इन सब के कारण जो प्रॉब्लम्स हुई, इन सबको भी काइंड ऑफ एनसीएसटी सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल जो एनसीएसटी को है हम एक टूथलेस बॉडी की तरह क्यों कह सकते हैं, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके पास बॉडी है, इनके पास पावर्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको कुछ फंक्शंस हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, बट अभी तक उन्होंने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अगर आप ट्राइबल के ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, उनके राइट्स की बात करेंगे, तो ट्राइबल्स का एक बहुत बड़ा राइट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर जाता है, कि फॉरेस्ट के ऊपर वो अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ओवर द टाइम हमने ये देखा है कि बहुत सारे फॉरेस्ट को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। सिंपल वर्ड्स में देखें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया, राइट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, जितने भी ट्राइबल के राइट्स थे वो राइट्स कहीं ना कहीं डिमिनिश होने स्टार्ट हो गए, राइट्स जो है वो हटने स्टार्ट हो गए, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स हुई। मतलब इतने सारे राइट्स हट गए शेड्यूल्ड ट्राइब की, बट एनसीएसटी अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज ऐसे हैं जिनको फोर्सफुली मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर मर्ज करने की कोशिश की जा रही है, उनके जंगल्स को काट करके वहां पर सिटीज को प्लान किया जा रहा है, इसके कारण भी उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर फोर्सली मर्ज कर रहा है। उनके जितने भी ऑक्यूपेशन थे वो सब खत्म होने के कारण इनको इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा है कि वो अर्बन एरियाज में जाकर जॉब वगैरह करें, उसके कारण भी उनको काइंड ऑफ फोर्स किया जा रहा है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी आइडेंटिटी
उनका अपना कल्चर, उनका अपना हेरिटेज, ये सब भी काइंड ऑफ डिमिनिश हो रहा है, वो सब भी काइंड ऑफ डिक्रीज हो रहा है। बट वंस अगेन इसके अगेंस्ट भी एनसीएसटी कोई भी इफेक्टिव स्टेप नहीं ले पा रही है, कोई भी इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पा रही है कि किस तरीके से आफ्टर ऑल इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखिए, आपको यहाँ पर अपने आंसर के अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। आपको ये भी बताना है कि यस, ये बात सही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बट देर आर वेरियस बेनिफिट्स टू। मतलब कि बेनिफिट्स मतलब सिंपल शब्दों में समझे कि एनसीएसटी जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। तो देखिए, हम समझते हैं कि एग्जैक्टली अच्छे काम क्या किए। तो एनसीएसटी का आप ये बोल सकते हैं कि पहली चीज तो देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्राइबल्स के बेटरमेंट के लिए एनसीएसटी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है, बट कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली किया है। मतलब काफी सारे जगहों पर डेवलपमेंट वाला काम किया है, काफी जगहों पर आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए, उनका हेरिटेज सिक्योर करने के लिए काफी सारे काम किए गए हैं। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। अगर आप देखो कि कहीं पर अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी को उनके जमीन से निकाल दिया जाता है, तो ऑल्दो एनसीएसटी उसको रोकने में सफल नहीं हुई है, बट उनको रिहेबिलिटेट कराने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई है, और उनको रिलीफ प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? देखिए, इसके अलावा अगर आप देखो कि मतलब फॉरेस्ट को बचाने में, फॉरेस्ट अफॉरेस्टेशन करने में, राइट, इन सब में जो एनसीएसटी है उसने फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, स्पेशली जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं, उनका बहुत सपोर्ट लिया है। एसटी के सपोर्ट के साथ ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है। इसके अलावा एनसीएसटी ने बहुत सारा काम किया है, जो जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनके यहाँ पर लिटरेरी, मतलब जो बेसिकली उनका लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज करने में, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने में, इन सब के लिए काफी सारा काम किया है। तो इसके कारण भी जो प्रॉब्लम्स है वो काफी काइंड ऑफ कम हुई है। पूरी तरीके से कम नहीं हुई, बट डेफिनेटली कम हुई है। अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो SC/ST वुमेन्स है, ST/ST वुमेन है, वो सबसे फास्ट पेस से लिटरेसी की तरफ बढ़ रही है। मतलब अगर हम बाकी जो नॉन SC/ST है उनके साथ अगर हम कंपेयर करें, तो सबसे फास्ट पेस पे SC/ST जो वुमेन्स है उनका काइंड ऑफ जो एजुकेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ये भी शो करता है कि डेफिनेटली एनसीएसटी ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, तभी तो उनको बेटर पोजीशन मिल पा रही है। फिर अगर आप रिजर्वेशन की बात करोगे तो रिजर्वेशन के थ्रू SC/ST को काफी सारी गवर्नमेंट पोजीशंस मिली है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन मिला है। यहां तक कि देखा गया है कि एसटी के लिए जितनी सीट्स रिजर्व थी, उस रिजर्व सीट से ज्यादा उन्होंने अपने आप को मतलब काबिलियत शो की है। मतलब मान लेते हैं कि अगर 100 में से 10 सीट्स रिजर्व थी, तो ऐसा देखा गया है कि एसटी के 15 लोग उसी पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस 10 लोगों ने तो चलो ठीक है रिजर्वेशन का हेल्प लिया, बट बाकी जो 5 लोग थे उन लोगों ने अपने मेरिट के दम पे वहां तक पहुंचे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि जहां पर हमारे जो एसटी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, वो अब आगे बढ़ के डायरेक्टली compete कर पा रही है हमारे बाकी जो कम्युनिटीज थी उनके साथ। राइट, क्या आप, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से आपको इस आंसर को अप्रोच करना है। कि जहां पर बेनिफिट्स आपने लिखे, आपने इसके लूप होल्स बताया, आपने उस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में बताया, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहां तक कि आप इसके हाउसिंग का कंसेप्ट भी ले सकते हैं कि जहां पर पहले एसटी जो थे वो पूरी तरीके से जंगल्स में, फॉरेस्ट में रहा करते थे, अब उनके पास प्रॉपर हाउसेस हैं। राइट, बहुत सारे ऐसे एसटी कम्युनिटीज हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो दिया गया है, घर दिया गया है। राइट, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जंगल से निकाल के एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया गया है। राइट, तो इस तरीके से शो होता है कि आफ्टर ऑल जो एनसीएसटी है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसने 100% अपना काम कर दिया है। मतलब पॉइंट इज, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो 0% पर है, हम ये भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसने कोई भी स्टेप नहीं लिया है, बिकॉज उसने काफी सारे स्टेप्स लिए भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर ऑल किस तरीके से ट्राइबल को हमने अपलिफ्ट करके यहाँ तक पहुंचाया है, वो चीज काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। बिकॉज देखिए, एसटी का जो इमेज था, जो एसटी का जो स्टेटस था कुछ साल पहले, वो अभी के टाइम में काफी बेटर है, पहले से काफी बेटर हो गया है। तो ये शो करता है कि हम एटलीस्ट कुछ लेवल पर तो डेफिनेटली आगे आ पाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को अप्रोच करना है। और फाइनली जब आप अपने आंसर को एंड करना चाहते हैं, तो एंड कैसे करेंगे? आप बता सकते हैं कि एनसीएसटी ने काफी डिसीजंस लिए हैं, ये बात तो बिल्कुल श्योर है, और काफी सारे डिसीजंस में उनकी कमी भी है। बट हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि एनसीएसटी को थोड़ी सी और पावर्स दी जाए, उनको और रेगुलेटरी पावर दी जाए, उनको और फंडिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपने डिसीजंस को और बेहतर तरीके से ले सकें। उनके पास और ज्यादा अथॉरिटी होगी तो शायद वो और बेहतर तरीके से अपने एक्शंस को ले सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने आंसर को एक सजेस्टिव नोट पे एंड कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल एनसीएसटी को हम और बेटर कैसे बनाएं, एनसीएसटी को एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने में हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है वो हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और एससी और एसटी दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, जो भी अलग अलग बॉडीज बनाए हैं, उस चीज का रिस्पेक्ट करते हुए हमें उन बॉडी को इक्वल पावर देनी होगी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होंगी। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था, इसके आंसर्स कैसे लिखने थे।
दोनों ही क्वेश्चन जो हमने आज अटेम्प्ट किए, दोनों ही क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आप दोनों क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ गए, नॉट जस्ट द क्वेश्चन बट उसके अराउंड के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उन सबको भी हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप दिस वीडियो वॉज समवट बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।